अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 है हमारा, एक्सरसाइज है 3.2। आप बुक्स ओपन कर लें तो जो लास्ट लेक्चर रहा हमारा उसी से रिलेटेड ही ये लेक्चर होगा। यानी आज हम कुछ काम करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज पे। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर रहा उसमें हमने रूल से स्टार्ट किया कि जब आप डेबिट क्रेडिट रूल्स आपको क्लियर हो तो इजीली आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जनरल एंट्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने आपके सामने रखी हैं और रिक्वायरमेंट पूछी हुई है कि एंटर द फॉलोइंग इनटू कॉलम जर्नल, कि आपको कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, इनको आप 2 कॉलम जर्नल में रिकॉर्ड करें, यानी इनको 2 कॉलम जर्नल में रिकॉर्डिंग करना है हमें, जो कि अकाउंटिंग साइकिल की सेकंड फेज होती है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मंथ ऑफ अक्टूबर है, एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कही गई अक्टूबर 1 को, मार्क फ्रेशनर इन्वेस्टेड 80,000 कैश इन बिजनेस। हमें इस ट्रांजैक्शन में डेबिट अकाउंट को और क्रेडिट अकाउंट को सर्च करना होगा। रूल्स को फॉलो करते हुए हमें 2 कॉलम स्ट्रक्चर है हमारे सामने, इसमें हमें इसे रिकॉर्ड करना होगा या जस्ट रिकॉर्डिंग करनी होगी। सेकंड आपके पास अक्टूबर 15 पे कहा गया, परचेज एडजस्टेड वेकेंट लॉट, द प्राइस वाज 1,02,000 ऑफ व्हिच 30,600 पेड इन कैश, अ नोट पेबल इशूड फॉर द बैलेंस। एक आप प्लॉट परचेज करते हो, लैंड परचेज करते हो, जिसकी टोटल वैल्यू जो है वो है 1,02,000, 30,600 ऑन कैश उसी वक्त पे कर दिया जाए तो बाकी जो बैलेंस होगा ये फ्यूचर में पे किया जाएगा। अगर प्रीवियस लेक्चर आपको क्लियर हो चुके हैं तो ये आज का हमारा लेक्चर आसान होगा आपके लिए। अक्टूबर 15 थर्ड ट्रांजैक्शन दी गई, इशूड अ चेक फॉर $976 इन फुल पेमेंट ऑफ अकाउंट पेएबल, कि एक चेक इशू किया जाता है, कैश पेमेंट की जाती है। हमने पढ़ा था कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दो सोर्सेज होते हैं हमारे सामने। तो आप चेक इशू करते हो जिससे कैश का आउटफ्लो हो रहा है, डिक्रीज इन कैश हो रहा है, और अकाउंट पेएबल भी डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि अकाउंट पेएबल लायबिलिटी थी, कैश पेमेंट से ये खत्म हो जाती है। अक्टूबर 18 borrowed 30,000 कैश फ्रॉम द बैंक साइनिंग अ नोट पेएबल। आप बैंक से अमाउंट यानी लोन लेते हो, बारगिंग करते हो, और कुछ अमाउंट यानी 30,000 आपके पास जो अमाउंट आ रहा है ये इन कैश आपके बैंक अकाउंट में या कंपनी के कैशियर के पास डिपॉजिट हो रहा है। तो कंपनी में कैश का इनफ्लो है और साथ ही आप पे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि अमाउंट उसी वक्त पे नहीं किया गया। सेकंड ट्रांजैक्शन दी गई, कलेक्टेड एन अकाउंट रिसीवेबल ऑफ 2900 फ्रॉम अ कस्टमर। एक कस्टमर था, अकाउंट रिसीवेबल था जिसने आपको पेमेंट देनी थी, एसेट था, और ये कैश आपको पे कर देता है, तो यहाँ से कैश का इनफ्लो हो रहा है, इंक्रीज इन कैश है। लेकिन कैश जब रिसीव हो रहा है तो अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहे हैं, क्योंकि ये कैश अकाउंट रिसीवेबल से रिसीव हो रहा है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कलेक्टेड एन अकाउंट रिसीवेबल। इससे हमें ये क्लियर हुआ कि कैश का इनफ्लो है और अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। लास्ट ट्रांजैक्शन दी गई, एक्वायर्ड ऑफिस इक्विपमेंट्स फ्रॉम टावर कंपनी फॉर 6,200। ऑफिस इक्विपमेंट्स ली जाती हैं टावर कंपनी से जिनकी टोटल वर्थ जो है 6,200 है। मेक अ कैश डाउन पेमेंट, कुछ पेमेंट उसी वक्त की जाती है, उसी टाइम पे की जाती है, तो ये कैश जा रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, डिक्रीज इन कैश हुआ। बैलेंस टू बी पेड इन 30 डेज, बाकी जो बैलेंस बचेगा वो आप 30 दिनों में पे करेंगे, तो आपकी लायबिलिटी आ रही है और ये लायबिलिटी होगी अकाउंट पेएबल। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। आपने सॉल्यूशन कैसे करना होगा, पहले आप हमेशा कंपनी नेम लिखेंगे, ओनर नेम लिखेंगे। यहाँ फ्रेजनर अप्लायंसेस सेंटर, मैंने कंपनी का नेम लिखा। क्वेश्चन को अगर स्टार्ट करें, आप क्वेश्चन को रीड आउट करें तो इनिशियल कुछ आपको बता दिया गया कि कंपनी कौन सी है। सेकंड आप लिखेंगे बुक ऑफ जर्नल। बुक ऑफ जर्नल मींस कि हम जर्नल एंट्रीज बनाने जा रहे हैं, जर्नल एंट्रीज करने जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, तो हम सेकंड स्टेज पे टाइटल देंगे कि हम कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। थर्ड आप देख लें, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ये आप यहाँ से आप जज करेंगे, जो आपको ट्रांजैक्शंस दी गई है और डेट दी गई है, इस डेट को फॉलो करते हुए आप यहाँ लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। लेकिन अगर यहाँ सीरियल नंबर होते, ABC होता या 1 2 3 4 होता, तो हम फिर फॉर द पीरियड फॉर द मंथ ना लिखते। फर्स्ट ट्रांजैक्शन को देखें, मार्क फ्रेशनर इन्वेस्टेड 80,000 कैश इन बिजनेस। एक तो ये पॉइंट मुझे क्लियर हो रहा है, बिजनेस में कैश इन्वेस्ट हो रहा है, कैश आ रहा है और इन्वेस्टमेंट आई है बिजनेस में। तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी बिजनेस में कोई ओनर, कोई इन्वेस्टर या कोई भी स्टेक होल्डर आपको कोई इन्वेस्टमेंट दे, काइंड में हो सकती है, कैश में हो सकती है, तो एक तो कैश इंक्रीज हो जाता है और साथ ही आप पे इक्विटी बढ़ जाती है। और इस इक्विटी को हमने कहा कि इनिशियल अमाउंट हो या एडिशनल कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, इसे आप कैपिटल का वर्ड कहेंगे, कैपिटल अकाउंट कंसीडर करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी और कैपिटल। तो इसको हम जब रिकॉर्ड करने जाएंगे, फर्स्ट आप डेट लिखा करें,
फर्स्ट कॉलम डेट का, फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद आप डेबिट अमाउंट, यानी ये डेबिट कॉलम है और ये क्रेडिट कॉलम है। अब फर्स्ट डेट जो हमारे पास दी गई क्वेश्चन में वो है अक्टूबर 1। अक्टूबर 1 को आप कैश कैपिटल कह रहे हैं, इंक्रीज इन कैश है, कैश इंक्रीज हो तो डेबिट होगा, मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंक्रीज ऑफ कैश मुझे नजर आ रहा है। मुझे फर्स्ट ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट सर्च करने होंगे, डबल एंट्री सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो कैश का इंक्रीज हुआ तो कैश डेबिट होगा, 80,000 हम लिखेंगे डेबिट अमाउंट। अब साथ ये देखेंगे कि हमारी बिजनेस में तो कैश आ रहा है, लेकिन बिजनेस पे क्लेम क्या आ रहा है, वो है कैपिटल, और इस क्लेम कैपिटल को हम क्या कहेंगे, ओनर्स इक्विटी। जब भी बिजनेस में कोई क्लेम आए ये ओनर्स इक्विटी होती है, और अगर इन्वेस्टमेंट की कंडीशन में आ रहा है तो आप इसे क्या कहेंगे, ये कैपिटल है। इंक्रीज इन ओनर इक्विटी क्रेडिट, क्योंकि ओनर इक्विटी भी इंक्रीज हो रही है और एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, तो मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, दोनों का इंक्रीज आ रहा है। मैंने एरो इसलिए लगाए हैं ताकि आपको क्लियर रहे सीखने के लिए, जब आप इसको लेक्चर देखें कि कैश का इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल का भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ मैं लिख लूंगा 80,000 ऑफ कैपिटल। बिजनेस को फायदा हुआ कि बिजनेस को कैश रिसीव हुआ, और बिजनेस से जो फायदा हुआ स्टेक होल्डर्स को कि बिजनेस पे स्टेक होल्डर्स का क्लेम आ गया है, तो इसीलिए हमने लिखा कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। यहाँ एक नरेशन देना जरूरी है। नरेशन मैंने आपको कहा था कोई भी शॉर्ट मार्क दे ले, आप लिखें इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, ये आपने नरेशन जो मार्क दे दिया जिसने क्लियर किया कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन किन अकाउंट से रिलेटेड थी या इसकी बेस क्या थी, तो वो नरेशन ने क्लियर कर दिया। अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि अक्टूबर 15 परचेज डिसेंट वेकेंट लॉट, इसका मतलब एक लैंड परचेज की गई, एक प्लॉट परचेज किया गया। द प्राइस वाज 1,02,000, टोटल वैल्यू इसकी थी 1,02,000। अब वी 30,000 पेड इन कैश एंड अ नोट पेएबल इशूड, यानी कैश भी पे हुआ और एक नोट पेएबल भी आ रहा है, तीन अकाउंट नजर आ गए मुझे। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, लैंड आ रही है, बिजनेस में लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, तो लैंड अकाउंट यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हम लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट लिख लेंगे 1,02,000। इसी तरह साथ ये देखने कि कैश पे किया गया, कैश पे कर रहे हो तो डिक्रीज इन कैश है, कैश अकाउंट का हम डिक्रीज शो करेंगे, कैश अकाउंट डिक्रीज। और कितना कैश पे किया गया, ये है 30,600 का कैश पे किया गया। A note payable issued for the balance, जो बाकी बैलेंस आपने पे करने हैं, आपने एग्रीमेंट कर लिया कि हम फ्यूचर में ये पेमेंट करेंगे, तो फ्यूचर के लिए पेमेंट किया जो आपने एग्रीमेंट आप में चले गए हैं, ये नोट पेएबल है और ये लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, कैश डिक्रीज हो गया और लैंड की वैल्यू भी इंक्रीज हुई। हमने ये देखा इंक्रीज इन लैंड, डिक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन नोट पेएबल। इंक्रीज इन नोट पेएबल, इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो रूल हमें ये कहता है कि लायबिलिटी को हमें क्रेडिट करना चाहिए, तो मैं लायबिलिटी क्रेडिट कर लूंगा और इसे लिखूंगा नोट पेएबल अकाउंट। लैंड इंक्रीज, कैश डिक्रीज एंड नोट पेएबल इंक्रीज। अब देखते हैं टोटल अमाउंट था 1,02,000, इसमें से 30,600 आपने उसी वक्त पे कर दिया, तो ये तो माइनस कर लेंगे आप। बाकी जो बैलेंस बच रहा है ये नोट पेएबल एनपी से मैंने लिख दिया, तो आप बैलेंस ले लें 71,400, तो 71,400 मेरे पास रिजल्ट आ रहा है और ये नोट पेएबल है। अब देख लें अगर 71,400 प्लस 30,600 क्रेडिट, उतना ही डेबिट में आना चाहिए, जितना अमाउंट डेबिट करेंगे आप उतना ही क्रेडिट का बैलेंस हो, क्रेडिट वही अमाउंट क्लियर करे। तो ये मैंने एक नरेशन लिखनी होगी, परचेज लैंड एंड नोट पेएबल इशू, एनपी इशू, डेट लगा लेंगे और डेट आ रही है अक्टूबर 5। इसके बाद नेक्स्ट डेट पे जाते हैं जो कि अक्टूबर 15। यहाँ फिर दो अकाउंट सर्च करने होंगे, डेबिट यानी डेबिट की वैल्यू सर्च करनी होगी और क्रेडिट की वैल्यू सर्च करनी होगी। अकाउंट दो से ज्यादा हो सकते हैं बट डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल आने चाहिए। इशूड अ चेक फॉर 976 इन फुल पेमेंट ऑफ अकाउंट पेएबल, यानी आपने पर्सन आप अकाउंट पेएबल थे, आपने पेमेंट करनी थी, लायबिलिटी थी, और आप लायबिलिटी पे कर देते हैं तो डिक्रीज इन लायबिलिटी। इसका मतलब है कि लायबिलिटी तो हमारी डिक्रीज हो गई है जब भी हम किसी को कैश पे करते हैं। साथ आपने कैश पे किया, देखिए इशूड अ चेक तो कैश एट बैंक है, तो हम इसे कैश कंसीडर कर लेते हैं यहाँ। तो कैश पे किया जाए तो कैश आपके पॉकेट से जा रहा है, कैश का डिक्रीज है, डिक्रीज इन कैश क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, और डिक्रीज इन अकाउंट पेएबल, कैश पेमेंट करने से, कैश पे करने से आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हुई, तो इसे आप कहेंगे अकाउंट्स पेएबल।
अकाउंट्स पेएबल में डेबिट कर लूंगा क्योंकि डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन कैश। अमाउंट जो है वो आपको मिल गया 976 इन डॉलर्स। ये आपने अमाउंट लिख लिया और एक नरेशन दे दें कि पेड कैश इन अकाउंट पेएबल, कि आप अकाउंट पेएबल की कंडीशन थी आप पे और आपने उसकी पेमेंट कर दी। ये अक्टूबर 15 की हमारे पास डेट आ रही है तो हम डेट भी यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में अगर जाएं, ये ट्रांजैक्शन आपको कह रही है अक्टूबर 18 बारो 30,000 कैश। यानी अगर आप किसी बैंक से या किसी भी क्रेडिटर से कुछ भी बारो करें तो आपकी पॉकेट में कैश आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि कैश तो इंक्रीज होगा, फिर कैश अकाउंट इंक्रीज होगा। तो मुझे कैश जब भी इंक्रीज होता है तो कैश को मैं डेबिट करता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये आपने लोन लिया, बारो किया और आपकी पॉकेट में कैश आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिख लेंगे 30,000 फ्रॉम द बैंक साइनिंग अ नोट पेएबल। आपने बैंक से ये पेमेंट ली है, लोन लिया, बारो किया और उसे एक नोट पेएबल इशू किया, आपकी लायबिलिटी आ गई है। जब भी आप किसी को नोट पेएबल इशू करें कि मैं आपको फ्यूचर में ये पेमेंट दूंगा विद इन 30 डेज 90 डेज और कोई भी पीरियड हो सकता है, तो आप यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ आप पे लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई। तो इंक्रीज इन नोट पेएबल, कैश इंक्रीज, नोट पेएबल भी इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन एनपीआर, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है, तो मैं लिखूंगा नोट पेएबल क्रेडिट, नोट्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिट में भी लिखूंगा 30,000। तो अब आप देख रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट हम अमाउंट हमारे या वैल्यूज जो है बराबर ही होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और डेट आ रही है मेरे पास अक्टूबर 18 और नरेशन लिख लेंगे कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम बैंक as a loan and note payable issued। ये आप वही ट्रांजैक्शन थी, उसको मैंने थोड़ा ब्रीफ कर दिया है ताकि हमारे लिए फ्यूचर में ट्रांजैक्शंस को समझना या उनकी मैचिंग जो है वो आसान हो जाए अगर हम इनको वोचर्स के साथ या ऑडिट में हमें मैचिंग करनी पड़ जाए। अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट में कंटिन्यू करूंगा, आप इसी क्वेश्चन को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे डेबिट और क्रेडिट। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, लास्ट जो ट्रांजैक्शंस हैं इनकी हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। हमारे पास अब ट्रांजैक्शंस आ रही हैं अक्टूबर 23 की एंड अक्टूबर 30 की। तो अक्टूबर 23 को देख लें, मैं डेट का कॉलम दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। यानी फर्स्ट हम डेट लिख लेंगे, डेट आपके पास आ रही है अक्टूबर 23। इसके बाद डेबिट क्रेडिट डिस्क्रिप्शन देनी होगी, यानी अकाउंट टाइटल देने होंगे, जो कि आ रहे collected an account receivable of 2,900 from customer। आपने अपने कस्टमर से, यानी अकाउंट रिसीवेबल था एक पर्सन जिसने आपको पेमेंट देनी थी, एसेट था, उससे पैसे ले लेते हैं, अमाउंट ले लेते हैं या कैश ले लेते हैं, तो आपके अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गए लेकिन आपकी पॉकेट में कैश आ जाएगा। यहाँ नहीं कहा गया इन कैश। अगर ऐसा होता कलेक्टेड एन अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर इन कैश, तो मुझे क्लियर हो गया कि कैश की कंडीशन थी, हमारी पॉकेट में कैश आ रहा है, इंक्रीज इन कैश, बिजनेस में कैश आ रहा है, इंक्रीज इन कैश, और बिजनेस के अकाउंट रिसीवेबल जो आपके क्रेडिट कस्टमर से, जो आपके एसेट्स थे, ये आपके क्लोज हो गए, तो अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है यहाँ और कैश इंक्रीज हो रहा है। तो मैं लिखूंगा कैश डेबिट, इंक्रीज इन कैश, डेबिट होता है क्योंकि कैश एक एसेट है, कैश अकाउंट डेबिट करूंगा और अमाउंट मेरे पास है 2,900। क्रेडिट में क्या करना चाहिए, मैं अकाउंट रिसीवेबल करना चाहिए, मैंने इसे AR लिखा, अकाउंट रिसीवेबल, और ये भी 2,900 ही होना चाहिए। यहाँ एक नरेशन लिख लेंगे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, AR मैंने लिख लिया। ये हमने ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया। यानी हमने क्या सीखा कि कलेक्टेड एन अकाउंट रिसीवेबल, आप अकाउंट रिसीवेबल, आपको एक पर्सन ने अकाउंट रिसीवेबल था, पेमेंट देनी थी उसने आपको, वो आपको पेमेंट दे देता है, तो यहाँ बिजनेस का कैश इंक्रीज हुआ और अकाउंट रिसीवेबल क्लोज हो गए, डिक्रीज हो गए। डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल मींस डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन कैश मींस इंक्रीज इन करंट एसेट। एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, ये ट्रांजैक्शन जो है इसमें एसेट इंक्रीज हो रहा होता है, एसेट ही डिक्रीज हो रहा होता है, तो मैंने उसको डेबिट क्रेडिट कर लिया। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है अक्टूबर 30। अक्टूबर 30 में देख लें, एक्वायर्ड ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम अ टावर कंपनी फॉर 6,200, मेक अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ 1,500, बैलेंस टू बी पेड इन 30 डेज।
यानी आप जैसे लैंड की कंडीशन थी वही कंडीशन है, एक एसेट ले रहे हैं जिसका नाम है ऑफिस इक्विपमेंट, और अगर आप कोई एसेट लें तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ऑफिस इक्विपमेंट एक एसेट है, जैसे ये इंक्रीज हुआ तो आप इसे डेबिट कर लेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट। ऑफिस इक्विपमेंट की टोटल वैल्यू कितनी है 6200। अब यहाँ देखेंगे कितना कैश पे किया गया, कैश जो पे कर रहे हैं आप कुछ डाउन पेमेंट उसी वक्त आप दे देते हैं ऑन द स्पॉट, तो ये आपके पास क्या हुआ, कैश क्रेडिट होगा, फिर कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश तो आपने उसी वक्त पे किया, लेकिन ये फुल पेमेंट नहीं किया आपने, 1500 की पेमेंट की। बाकी जो पेमेंट होगी वो फ्यूचर में देंगे, लेकिन यहाँ नोट नहीं इशू किया गया, यहाँ बिल भी कोई साइन नहीं किया गया, तो हम क्या इसे कहेंगे फिर अकाउंट पेएबल कहेंगे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऑफिस इक्विपमेंट परचेज की जाती है, उनकी टोटल वैल्यू है 6200, उनमें से 1500 उसी वक्त पे कर दिया जाता है डाउन पेमेंट, और बाकी जो बैलेंस होगा ये फ्यूचर में पे किया जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट पेबल इसे कहेंगे। और अब मैं क्या कर लेता हूँ टोटल वैल्यू देख लेता हूँ जो कि है 6200, ये ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू है, टोटल वैल्यू ऑफिस इक्विपमेंट, इनमें से आपने कैश पे कर दिया जो कि माइनस करेंगे आप 1500, बाकी जो बैलेंस होगा ये होगा एपी अकाउंट पेएबल। और ये मेरे पास रिजल्ट कुछ आ जाएगा 14,000, सॉरी ये 6 है, तो देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि आपने 6200 टोटल आपने ऑफिस इक्विपमेंट ली, 1500 उसी वक्त आप पे कर देते हैं, तो ये रिजल्ट देख लें 4700, तो रिजल्ट आ रहा है 4700। अब देखिए अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं दोबारा, ये कितना बन जाता है, डेबिट के बराबर हो जाता है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल ही हो गए, तो डेबिट क्रेडिट इक्वल होना जरूरी है। तो ये हमारे पास एक नरेशन यहाँ आ जानी चाहिए, नरेशन में क्या लिखूंगा, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट एंड नोट अकाउंट पेएबल इशूड, या लिख सकते हैं परचेज ऑफिस इक्विपमेंट कैश पेड एंड अकाउंट पेएबल इशूड, यानी कोई ब्रीफ सी आप इसको नरेशन दे दें। ये मेरे पास नरेशन आ गई, हमने क्लोज कर लिया डिस्क्रिप्शन को। एंड पे आपको क्या करना होगा, जब देखें कि आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जर्नल एंट्रीज मुकम्मल हो गई, तो अब आप डेबिट और क्रेडिट कॉलम को टोटल कर लिया करें, ऐड कर लिया करें। यानी क्या करना होगा, 8000 1,02,000 डेबिट साइड है, 976 30,000 प्लस 2,900 एंड 6,200, इनको आप ऐड कर लें, आपके पास टोटल वैल्यू आएगी। यहाँ आपने टोटल वैल्यू लिखनी होगी, यहाँ एक दे देंगे टोटल। इसके बाद आप क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, क्रेडिट कॉलम टोटल करेंगे तो क्रेडिट का कोई अमाउंट आएगा आपके पास, कैसे करना होगा, 80,000 30,600 71,400 9,976 30,000 2900 1500 4,700, तो आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी, डबल लाइन क्लोज कर लेंगे। तो अब हमें क्लियर हो गया कि हम कैसे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। हमें जर्नल एंट्रीज यानी ट्रांजैक्शंस दी जाएंगी, उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्डिंग में ले जाएंगे, और रिकॉर्डिंग क्या होगा, जर्नल एंट्रीज क्या ही एक स्ट्रक्चर लेना होगा, टाइटल देना होगा, कंपनी का क्वेश्चन में गिवन हो दें, अदरवाइज ना लिखें। उसके बाद बुक ऑफ जनरल लिख लिया करें, फिर फॉर द पीरियड और फॉर द मंथ, जिस मंथ के लिए आप काम कर रहे हो ये टाइटल दे दें। उसके बाद आप स्ट्रक्चर बना लें, स्ट्रक्चर में क्या करना होगा, आपको डॉलर साइन जरूर देने होंगे ताकि क्लियर रहे कि करेंसी या वैल्यूएशन किस मॉनेटरी टर्म्स में आप करने जा रहे हैं, जरूर लिखें, रुपीस में हो तो रुपीस में लिखें, डॉलर हो तो इन डॉलर साइन दे दिया करें। फिर कुछ ट्रांजैक्शंस है, इनमें से डेबिट और क्रेडिट अकाउंट सर्च करने होंगे और आपको यहाँ पोस्ट करने होंगे, रिकॉर्ड करने होंगे। आप दोनों लेक्चर्स को देख लें, अगर यहाँ कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में जाके आपकी जो भी क्यूरीज हो उनको क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।